छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां विश्व बंजारा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय आज शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बंजारा समाज का इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। बहुत पहले से यह समाज व्यापार से जुड़ा रहा है और देश की स्वतंत्रता में भी बंजारा समाज का उल्लेखनीय योगदान रहा है। वहीं मुख्यमंत्री को बंजारा समाज ने पारंपरिक बंजारा पोशाक पहनाकर सम्मानित भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री को बंजारा समाज ने प्रकाशित पुस्तिका भी भेंट की। तो पूरा व्यापार बंजारा समाज के हाथ में था। उस समय कोई गाड़ी, ये सब ट्रक, टैक्सी ये सब होता नहीं था, तो बैल से व्यापार चलता था। बैल में सामान लाना ले जाना होता था। उस समय पूरा बंजारा समाज व्यापार को संभाले हुए था। और मुझे याद है कि लखी शाह आपके समाज के बहुत बड़े वो व्यापारी थे, जिनके पास 2 लाख बैल था, 2 लाख बैल, और रावलपिंडी से लेकर काबुल कांधार तक उनका व्यापार था। तो ऐसा समृद्धशाली इतिहास बंजारा समाज का रहा है और स्वतंत्रता की लड़ाई में भी इस समाज का योगदान है। जहां तक मुझे याद है, ये बहुत बड़े व्यापारी थे लखी शाह, जिनका इस देश की जो राजधानी है दिल्ली, वहां चांदनी चौक क्षेत्र में उनकी बड़ी जमीन थी उस समय, और बहुत वो परोपकार के लिए अपना धन खर्चा करते थे। 95 साल की उम्र में औरंगजेब की सेना से वो प्रतिरोध लिए थे, उनका विरोध किए थे। ऐसा ये बंजारा समाज के बंधुओं का मैं यहाँ पर आज की इस अवसर पर नमन करता हूँ। तो सीएम विष्णुदेव साय को सुन रहे थे आप, जिन्होंने आज बंजारा महाकुंभ में हिस्सा लिया और वहां के लोगों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है वे भी आपने सुना। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खबर बीजापुर से है कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के एक्शन से घबराकर नक्सलियों का सरेंडर जारी है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ तौर पर नक्सलियों को चेताया है और आग्रह किया है कि जल्द से जल्द हो सके तो सरेंडर करके मुख्यधारा से जुड़ जाए। इसी कड़ी में 26 लाख के 4 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो आपको बता दें कि नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और ये सरेंडर और ये सभी PLGA, तेलंगाना स्टेट कमेटी, CRC और ACM लेवल के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। इस सभी को प्रशासन की तरफ से 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। तो 26 लाख के 4 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है और कुल मिलाकर 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। समर्पण करने वालों में इनके अलावा जो मिलिशिया डिप्टी कमांडर रैंक है, मिलिशिया सदस्य है, KMS उपाध्यक्ष है, मिलिशिया प्लाटून डिप्टी कमांडर है, उसके अलावा पदेड़ा, कोत्तागुड़ा, गलगम, इन 2 गांव के जो RPC सदस्य है, इन सभी ने आत्मसमर्पण किया है। तो बीजापुर की एक खबर, जहां 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और 4 पर कुल मिलाकर 26 लाख रुपए का इनाम था। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, 22 नक्सलियों का सरेंडर क्या कुछ कहता है, किस तरीके से इसे देखा जाए? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसके पहले दौरा किया था और बार बार केंद्र हो या राज्य सरकार हो एक ही बात कहती है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ में कर दिया जाएगा। इसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है? वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। दर्शकों बताना चाहेंगे कि जब अमित शाह का दौरा होने आए थे, दौरे में उससे कुछ दिन पहले ही नक्सलियों ने एक लेटर जारी किया था, जिसमें साथ तो मतलब सीज फायर की बात कही गई थी कि अगर सरकार अगर अपनी जितने सुरक्षा बल है उनको अगर अपनी जगह रखे और उनको बाहर कोई भी ऑपरेशन ना करे तो वार्तालाप में बात कर सकते हैं। लेकिन अमित शाह ने 2 टूक कह दिया था वहाँ पे कि हम बिल्कुल इसमें कुछ भी सुचित्रा बिल्कुल बात नहीं करेंगे, आप सरेंडर करिए, उसके बाद हम सारी चीजों को बात करेंगे। और लगातार उसके बाद से जैसे सुरक्षा बलों ने लगातार इनकाउंटर किए और घेराबंदी करके रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं चीजें दिखने लगी कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है और लगभग खात्मे की ओर लगभग पहुंच गई नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र है। तो ये चीजें साफ दिख रही है कि नक्सलियों में काफी घबराहट है और इतने बड़े जो लगभग
26 लाख के नक्सली जो इनामी घोषित किए गए थे, वो उनका सरेंडर करना अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए और सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नक्सली एक दिन 2 दिन के आड़ में जैसे लगातार कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, और उसी दौरान में 22 नक्सली का जो हाई कोर जो नक्सली कहा जाता है, बड़े नक्सलियों के नाम में आते हैं, जैसे PLG है, तेलंगाना कमेटी है, CRC है, ACM लेवल के जो नक्सली मतलब एक बहुत खतरनाक नक्सली माने जाते हैं, उनका सरेंडर करना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की मनोबल को बढ़ाता है और उनकी कार्यशैली को मतलब इस तरह से दिखाता है कि नक्सली खत्म हो रहे हैं पूरी तरीके से। ठीक है श्रीकांत, जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की एक कार्रवाई जारी है, उसी बीच नक्सलियों का ये सरेंडर, पिछले दिनों भी कुछ नक्सलियों ने सरेंडर किया था। इस बीच ये बताइए कि विष्णुदेव साय का, मुख्यमंत्री का कोई इस पर बयान आया या बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई बयान सामने आया? इसी तरह बताना चाहेंगे दत्तों की साफ तौर पे जो विष्णुदेव साय का बयान था और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा है कि नक्सली अगर छोड़ के आते हैं तो उनका पुनर्वास से लेकर के सारी योजना सरकार वहन करेगी। अगर पूरा गांव अगर नक्सल मुक्त होता है तो उस गांव को भी 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा ताकि उस गांव का विकास हो सके। तो मतलब एक तरह से देखा जाए कि सरकार ने भी अपनी झोली खोल के रखी हुई है कि नक्सली अगर सरेंडर करते हैं तो उनका पुनर्वास से लेकर के उनके रहने से लेकर के सारी व्यवस्था तत्काल सरकार यहाँ पे करेगी। उसी में देखा जा रहा है कि नक्सली प्रभावित हो रहे हैं। जो नया पुनर्वास जो नक्सलियों के लिए घोषित किया गया था, उसी से प्रभावित नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिल रही है। तो नक्सली भी इसमें इत्तेफाक रखने की सरकार अब हमें मुख्य धारा में लाना चाह रही, तो हम भी मुख्य धारा में आए। तो ये चीजें दिख रही है सुचित्रा यहाँ पे। ठीक है श्रीकांत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपका रुख करेंगे अगली खबर के लिए भी। तो बीजापुर में 22 नक्सलियों का ये सरेंडर और जिनमें से 4 के ऊपर 26 लाख रुपए का इनाम था और सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि। और सरकार ने पहले ही कहा हुआ है कि जो मुख्य धारा से जुड़ेंगे सरेंडर करने के बाद, उनके लिए सरकार ने अपनी झोली भी खोल रखी है और उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे ताकि वो पुनर्वास कर सके। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। विभाग के अधिकारी दुर्ग में तहसील ऑफिस के सामने तृप्ति जलपान पहुंचे, जहां पर जांच के दौरान बड़ी संख्या में एक्सपायर हो चुके खाद्य सामग्री और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें वहां पर मिली हैं। वहीं विभाग की टीम के द्वारा जांच में पाया गया है कि होटल कर्मचारी भोजन सामग्री यानी कि जो भी खाना बनाते हैं उस वक्त ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि नियमों को ताक पर रखकर ये पूरा काम किया जा रहा है। और किचन का डस्टबिन भी खुला हुआ रखा गया। और खाद्य और सुरक्षा अधिकारी खीरसागर पटेल ने बताया है कि शिकायत के आधार पर तृप्ति जलपान में कार्रवाई की गई है, जहां जांच के दौरान एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक सेल आउट करने के लिए रखा गया था, जिसका नमूना सैंपल टीम ने ले लिया है और जांच के लिए इसे भेज दिया है। और जांच में जो भी चीजें सामने आएगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। शिकायत आधार पे हम यहाँ पे उपस्थित थे तृप्ति रेस्टोरेंट में, और शिकायत में ये मिला था कि कोल्ड ड्रिंक को जो है लोग एक्सपायरी को सेल आउट कर रहे हैं। और कंज्यूमर से अपनी बात हुई, जो शिकायत करता था वो अभी भी उपस्थित है। तो हमने देखा कि अलग अलग बैच नंबर के कोल्ड ड्रिंक हमको प्राप्त हुए, जिसमें एक्सपायरी डेट जो है, जो डेट है उसके बाद भी इसको रखा गया है इस फर्म में। और इस चीज़ को देखते हुए अपन इसका नमूना जो है जांच के लिए ले रहे हैं अभी प्राथमिक रूप से, और बाकी निरीक्षण अभी जारी है। तृप्ति में अभी तो वैसे पेयजल जो है टैप वाटर का अभी नहीं देखे हैं, और बाकी पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे है। पेयजल को लेके यहाँ पेयजल जो इंग्रेडिएंट के रूप में उपयोग होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो पानी की जांच लूज में तो अभी नहीं किए हैं, बाकी कोल्ड ड्रिंक की ही जांच को देख रहे हैं। और बाकी इंस्पेक्शन अभी जारी है, जैसे आप लोग जिस समय तक पहुँचे हैं देखेंगे और क्या चीज़ें यहाँ पे ना देखा जा सकता है। और तेल की मशीन भी जैसे मंगा रहे हैं वो जांच करने के लिए, यहाँ तेल कैसा मंगाया, ऑयल फ्राइंग मीटर हमारे पास है, मिला हुआ है, तो स्टाफ को भेजे हैं वो ऑयल फ्राइंग मीटर से देखेंगे। ये कंप्लेंट मिलने पर है, एक कॉल मेरे पास आया कि ऐसे बात है, तृप्ति रेस्टोरेंट में जो है ना भाई हमको एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक को दिया गया है। उन्होंने फ़ोन किया था कि सर ऐसी बात है, तो बोला ये चीज़ें जो है मौके पे अगर आपको शिकायत करता और पहुंच जाए तो उचित होगा, इसलिए अपन मौके पे आए। शिकायत आधार पे था, टेलीफोनिक हमको सूचना मिली थी, दूसरे वार्ड का हो तो दूसरा अधिकारी उसको निरीक्षण किया हो। उसके बारे में इसमें देखिए
एक हाइजीन को लेके होता है कि भाई होटल संचालन है तो होटल संचालन में प्रॉपर कैप लगा के काम करें, हाइजीन को रखने के लिए साफ सफाई रखें। उसी चीज़ को हमने देखा, वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिला है। इसको नोटिस के रूप में लिया जाएगा, इनको नोटिस भी प्रदान किया जाएगा कि भाई आप अगर होटल चला रहे हैं तो लोगों को खाना दे रहे हैं तो उसमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हुए कैप लगाएं, ग्लव्स लगाएं, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ साफ सफाई रखें, जो डस्टबिन वगैरह है वो ढक के रखें। तो ये हाइजीन में आता है। तो डस्टबिन को ढकने की बात यहाँ पे हुई और इन सभी चीज़ों को लेके अलग अलग पॉइंट हैं जो हमारे इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में आते हैं, उस आधार पर इनको नोटिस प्रदान किया जाएगा। तो तृप्ति होटल का ये पूरा मामला, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची और कार्रवाई के दौरान उन्होंने नियमों की अनदेखी पाई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से होटल है, रेस्टोरेंट है, लोग वहां पर खाना खाने जाते हैं और लगातार अनदेखी की जा रही है, मानकों की अनदेखी की जा रही है, से लेकर आज प्रशासन की कार्रवाई की गई। तृप्ति होटल की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया और क्या कुछ कार्रवाई के दौरान पाया गया? जी सुचित्रा, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिला मुख्यालय जो है वहाँ पे तहसील कार्यालय है, वहाँ पे सामने ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे धरने से जो एक्सपायरी डेट की जो कोल्ड ड्रिंक्स है और जिस तरीके से मानकों को ताक पे रख के काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो संचालक है उनकी हौसले से बुलंद थे कि जो खाने पीने की चीज जो कहा जाता है जिसमें बच्चे भी खाते हैं, बड़े बुजुर्ग सब उपयोग करते हैं, उसमें इस तरीके की लापरवाही करना मतलब बहुत बड़ी एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में अगर देखा जाए तो गलत नहीं होगी, जिससे खाने पीने से लोगों की जान भी जा सकती थी। और वहीं पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट शिकायत मिलने के बाद जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से डस्टबिन खुला हुआ था, हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया, कैप नहीं हाथ में, ग्लव्स नहीं, उसके बाद भी खाने पीने के सामान बनाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही कि इस तरह के होटल पे कड़ी से कड़ी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इन पर भारी भरकम पेनल्टी भी लगाना चाहिए, ताकि और भी जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं उनको एक तरह से मैसेज मिल जाए कि प्रशासन पूरी तरीके से इस तरीके की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि खाने पीने की जो चीजें होती है उसमें हर तरह का कि लोग खाना पीना करते हैं और तहसील कार्यालय के पास मतलब वहाँ पे आने जाने वाले लोग भी रहते हैं, वो भी वहाँ पे उसका चाय से लेकर के जो भी मिठाई स्वीट्स है या कोल्ड ड्रिंक, गर्मी का सीजन आ गया है, तो कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिल रही है कि काफी घोर लापरवाही की गई थी। जी सुचित्रा। ठीक है श्रीकांत, जिस तरीके से शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम आज जांच करने के लिए पहुंची और जांच की, सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए, तो क्या दुकान को सीज कर दिया गया है? क्योंकि तृप्ति जलपान रेस्टोरेंट है, उसे सीज किया गया है या अभी जांच के लिए जो सैंपल भेजे गए हैं, जब रिपोर्ट्स आएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी? जी, इसका बताना चाहिए कि जब सैंपलिंग कार्रवाई होती है तो उसमें सैंपल को सेंट्रल लेबोरेटरी रायपुर भेजा जाता है, जहाँ पे जांच होती है, उसके बाद कार्रवाई होती है। क्योंकि अभी शिकायत के आधार पे सिर्फ वहाँ पे देखा गया कि एक्सपायरी डेट है और जो साफ सफाई उसको लेकर तो सील अभी नहीं किया गया है, बताना चाहूंगा। अभी रेस्टोरेंट चालू है, लेकिन उसको लिखित तौर पे दे दिया गया कि नोटिस की आप इसको सही तरीके से कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो होटल संचालक का कहना था कि किसी कारण से जो उनका स्टाफ है वो एक्सपायरी डेट नहीं देखा था, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक्स वहाँ रखे हुए थे। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात होगी कि तत्काल वहाँ पे जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उन्हें पूरे खोआ, मिठाई और जो खाद्य सामग्री और कोल्ड ड्रिंक्स का सैंपल करके अपने साथ ले गए हैं। ठीक है श्रीकांत, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आसपास के रेस्टोरेंट्स को भी मैसेज मिलेगा, तो क्या तृप्ति जलपान तक ही ये जांच और ये कार्रवाई सीमित थी? आसपास के रेस्टोरेंट में भी खाद्य विभाग ने दस्तक दी है? इस तरह इस मामले में कहना चाहूंगा कि ग्रुप की जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो लगातार कार्रवाई करती रहती है। अलग अलग रेस्टोरेंट हो गए, बड़े से बड़े होटलों में भी कार्रवाई की है, तो कहीं ना कहीं उनका कार्रवाई तो लगातार चल रहा है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो इस तरह के प्राइवेट होटल संचालक है, चाहे ढाबा संघ मालिक है, उनको अपने यहाँ की जो कार्यशैली को बदलने की जरूरत है, स्वयं अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि ये अवेयरनेस किसी दंडात्मक कार्रवाई से नहीं होता है, तो स्वयं के सेल्फ डिसीजन होता है कि हमारे होटल कितनी हाइजीनिक रहे, ताकि हमारे यहाँ कस्टमर लगातार अच्छे से आए और उनकी स्वास्थ्य भी ठीक रहे, जिसकी वजह से उनकी ग्राहकी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक जन जागरण की मुद्दा है कि इस तरीके की जो चीजें हैं
वो जन जागरण से ही दूर हो सकती है। कार्रवाई तो डिपार्टमेंट ठीक। करते रहेगा, लेकिन इसमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि एक बार ठीक है, एक तो साफ सेमिनार तौर करें। पर है कि शिकायतकर्ता के शिकायत करने के बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया और अब जांच पड़ताल में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लग गई है। ठीक है श्रीकांत, आप बने रहिएगा, अगली खबर के लिए भी आपका रुख करेंगे। तो ये तृप्ति रेस्टोरेंट जिसका आज फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया और एक्शन लेने के दौरान उन्होंने कई सैंपल्स कलेक्ट किए हैं जहां पर एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक्स बेची जा रही थी। खबर रायपुर से है जहां सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल के द्वारा लंबे समय तक रोके रखने को लेकर दिए फैसले का असर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी पड़ सकता है। कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि राजनीतिक कारणों से लंबित विधेयकों को लंबित रखना संविधान सम्मत नहीं है। साथ ही ये भी कहा है कि यदि कोई विधेयक लंबित रखा गया है तो उसे राज्यपाल की स्वीकृति मान लिया जाएगा या फिर उसे तत्काल विधानसभा को वापस लौटाना चाहिए। बता दें तमिलनाडु के स्टालिन सरकार द्वारा पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल द्वारा रोके जाने के मामले में आज इस पर फैसले के बाद से अब देश के अन्य राज्यों के राजभवनों और विशेषकर छत्तीसगढ़ में भी विधेयकों की स्थिति पर असर पड़ रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि विधेयकों को लंबित नहीं रखा जाएगा और राजनीति से गर्म हो गई है, क्या कुछ माहौल? जी साफ तौर पे यहाँ पे राजनीति काफी गर्म है और तमिलनाडु की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें तो कहीं ना कहीं बात उठने लगी है कि जहाँ पे बीजेपी की शासित प्रदेश नहीं है वहाँ पे राज्यपाल कहीं ना कहीं विधेयकों पे अड़ंगा लगाते हैं और जो विधेयक जो जनता के लिए बनाई जाती कानून की जो विधेयक पास होती है तो वो चीजें वहाँ रोक दी जाती है। आपको बताएंगे कि जैसे कि सांसद अगर वहाँ से संसद में कोई भी चीज बिल पास होता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो कानून लागू होता है। उसी प्रकार राज्य में भी जब विधायकों के द्वारा जब विधानसभा में कोई भी विधेयक पास होता है तो राज्यपाल के पास जाता है ताकि अनुमोदन के लिए जाता है। तो कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिली है, लगातार हम देखते भी आ रहे हैं, देश की जनता भी देख रही कि चाहे दिल्ली हो चाहे अलग अलग राज्य हो जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं रहती वहाँ पे कहीं कहीं इस तरह के बिल को रोका जाता है। तो इससे राजनीति भी गर्म होती है और जो जनता के पास जो चीजें जानी चाहिए, जो कानून बनता है वो कहीं ना कहीं डिले होता है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश था। जो तमिलनाडु का जो 10 विधेयक को रोका गया था माननीय राज्यपाल के द्वारा NN रवि के द्वारा, तो कहीं ना कहीं चीजें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया इसमें कि किसी भी कारण से राज्यपाल अगर ज्यादा दिन तक रोक के रखते हैं किसी भी विधेयक को तो स्वतः ही उसे बिल को पास माना जाए या तो फिर वो विधानसभा में वापस लौटा है उसे। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत आपका। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से छत्तीसगढ़ में असर पड़ा है क्योंकि 9 विधेयक जो हैं वो लंबित पड़े हुए हैं और इसे लेकर अब राजनीति भी गर्म होती हुई प्रदेश में नजर आ रही है। अब देखने की बात होगी कि ये लंबित जो विधेयक हैं वो कब राज्यपाल उसको अपनी मंजूरी देंगे या फिर विधानसभा में से लौटा दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का है और छत्तीसगढ़ के कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सरकारी कार्य में तकलीफ ना हो या फिर सरकारी कार्यालय में चक्कर ना लगाना पड़े, जिससे प्रदेश सरकार की किरकिरी होती है। और इसे लेकर ही ये सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है और साथ ही कर्मचारियों की कार्यशैली से नाराज आम व्यक्तियों को सीधा लाभ मिल सके और उनकी समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द हो सके। इसे ध्यान में रखते हुए विष्णुदेव साय सरकार ने सुशासन त्योहार कार्यक्रम और विष्णुदेव का सुशासन और मोदी की गारंटी योजना का लाभ हर किसी को मिले, इसके उद्देश्य से सुशासन त्योहार मनाने का उन्होंने फैसला लिया है, जो 3 चरणों में चलेगा। पहले दिन 18,000 से अधिक आवेदन भी इसमें प्राप्त हुए और जिला प्रशासन इन सभी आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करेगा और इनका निराकरण भी करेगा। श्रीमान तहसीलदार साहब के मार्गदर्शन में आज दिनांक 8/4/2025 को गोल चक्कर पे जितने भी अस्थायी अतिक्रमण की ठेलियाँ थीं उन सभी को खाई के सभी खसरा संख्या 728 एवं 29 पर नगरपालिका की भूमि पर पक्की भूमि पर स्थानांतरित करने के लिए अस्थायी आवंटन किया जा रहा है, जिसमें कि फर्स्ट फेज में 62 दुकानों के लिए लॉटरी डाली गई है। वार्ड नंबर 15 की पार्षद हूँ मैं।
आपको ज्यादा आवेदन किसके आए हैं? अभी आए हैं वही पानी की समस्याएं हैं, गर्मी का दिन है तो फिर पानी की समस्याएं हैं। और कुछ लोग छूट गई थी जो महिलाएं महतारी वंदन योजना के लिए, तो वो मतलब चाहती हैं कि फिर से ये योजना चालू होए तो हम महतारी वंदन योजना का फॉर्म भर सके करके। और वार्ड में तो मतलब पिछले कार्यकाल में मैं बहुत कुछ काम मतलब अधिकांश काम हो ही चुका है, बस कुछ है जो मतलब अभी भी साफ सफाई के लिए ही परेशानी हो रही है। तो सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मनाया जा रहा है और इसका बलौदा बाजार में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, किन किन मुद्दों का निराकरण हो रहा है और प्रशासन इसे लेकर कितनी तत्पर है, जानेंगे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी से। प्रदीप, सुशासन तिहार मनाया जा रहा है और इसे लेकर बलौदा बाजार से क्या कुछ खबरें और क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णु साय के द्वारा ये सुशासन त्योहार जो मनाया जा रहा है, इसमें पहले दिन भी 18,000 आवेदन आते हैं। तो निश्चित है कि आम लोगों को यह मैसेज जाता है कि जो लोग सीधा जो सुशासन त्योहार का जो गाइडलाइन है, उसमें गाइडलाइन का है कि इसका त्वरित निदान किया जाएगा और जो भी आपकी शिकायत होगी उसके में कार्रवाई मॉनिटरिंग करेंगे कलेक्टर और जिसमें नोडल जो अधिकारी है वो देखिए। आपको बता दें ग्रामीण स्तर में सीओ को बनाया गया नोडल अधिकारी और ग्रामीण शहरी क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को बनाया गया है नोडल अधिकारी और उसकी पूरी कमांडिंग सरकार के द्वारा कलेक्टर को दी गई। तो निश्चित है कि जब पहले दिन इतने सारे 18,000 आवेदन भी मान लो आए हैं तो निश्चित है कि आज कहीं ना कहीं शासकीय कर्मचारी की कार्यशैली और शासकीय कार्यालय की जो शैली है इससे कुछ लोगों को भी जो काम बहुत बचे थे जो नहीं हो पा रहे थे वो पहले दिन 18,000 के आवेदन आते हैं तो निश्चित है कि वो लोग बहुत परेशान होते हैं। उसी देख को लेकर विष्णु साय ने कहा था कि समस्या के निदान के लिए जो सुशासन त्योहार जो मनाया जाता है उसमें पारदर्शिता और तत्परता और संवाद रहेंगे तो निश्चित ही सुशासन हमारा आएगा। और इसी बात को लेकर ये जो 3 चरणों में लगातार ये सुशासन त्योहार विष्णु साय द्वारा मनाया जाएगा। उससे पहले चरण में आज पहला जो रिस्पॉन्स मिला है सरकार को तो निश्चित है कि सरकार की को बहुत ही लोगों ने सहारा होगा और उसकी जो निदान जो आपको बता दें कि कल ही जो 2 लोगों ने राशन कार्ड नहीं कर लेकिन कई साल से चक्कर लगा रहे थे उनका तत्काल कलेक्शन में 2 लोगों को राशन कार्ड दिया। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सुशासन त्योहार से आम लोगों को फायदा होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बलौदा बाजार की ये तस्वीर और जानकारी आपको हम बता रहे थे। खबरों में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां रायपुर कलेक्ट्रेट में महिला की पेशी के दौरान पुलिस और वकील के बीच विवाद हो गया। पुलिस अधिकारी 2 वकीलों को थाना ले आए और उन्हें काफी देर तक थाने में बिठाने के बाद छोड़ दिया। इस कार्रवाई के विरोध में मंगलवार की शाम वकीलों ने एसएसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और थाने में वकीलों से बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की है। तो वहीं बलौदा बाजार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीजन के पहले ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट सट्टा का भंडाफोड़ किया गया है। इस अंतरराज्यीय गिरोह के द्वारा करोड़ों का ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित किया जा रहा था जो दिल्ली से संचालित हो रहा था। दिल्ली के 2 फ्लैट में दबिश देकर ऑनलाइन आईपीएल सट्टा गिरोह के 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां महासमुंद जिले में नेशनल हाईवे 53 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। शहीद वीर नारायण सिंह बांध कोडार के पास एक ट्रेलर पुल के फेस बाल में टकरा गया। हादसे में ट्रेलर में आग लग गई जिसमें ड्राइवर जिंदा जल गया। घटना मंगलवार की शाम का बताया जा रहा है। ट्रेलर उड़ीसा से रायपुर की ओर 2 जीसीबी मशीनें लेकर जा रहा था। टक्कर के बाद बैटरी टर्मिनल से निकली चिंगारी डीजल टैंक तक पहुंच गई और आग इतनी भीषण थी कि चालक केबिन से बाहर ही नहीं निकल पाया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने 1 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं ट्रेलर पूरी तरीके से जल चुका था और जेसीबी का टायर भी जल चुका था। महेंद्रगढ़ से यह खबर है, जहां प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर अमृतधारा जलप्रपात में हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद से हड़कंप मच गया। जहां जलप्रपात घूमने आए साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के 2 कर्मचारी पानी में डूब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मृतकों की पहचान तेलंगाना और मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 कर्मचारियों के रूप में हुई है जो हल्दीबाड़ी कॉलरी में काम करते थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कंपनी के कुल 8 कर्मचारी छुट्टी बिताने के लिए वाटरफॉल देखने पहुंचे थे, लेकिन तेज बहाव के कारण पानी की गहराई में डूबने से उनकी जान चली गई।
रायपुर के आजाद चौक इलाके में मामूली विवाद पर एक युवक की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक सुबह घर से निकलकर टहल रहा था, तभी उसके मोहल्ले में रहने वाले शुभम आया और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। शुभम ने पैसा होने से इनकार कर दिया, देने से भी मना कर दिया। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया और उसके बाद शुभम दौड़कर अपने घर गया और सब्जी काटने वाला चाकू लेकर आया और उसने उस चाकू से युवक के पीठ पर वार किया और उसके बाद उसकी हत्या। अब ये खबर बलौदा बाजार से, जहां जिले के ग्राम खिलोरा में अतिक्रमण का विरोध करने वाले किसान और खोरबरा जायसवाल पर तालिबानी सजा देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राइस मिल बनाने वाला मालिक रौनक अग्रवाल फरार है। पकड़ने वालों को पुलिस ने 3000 के नाम घोषित किए हैं। किसान की हालत बहुत गंभीर है और झूठे आरोप लगाकर किसान को इतना मारा गया कि आज उसकी हालत इतनी गंभीर है कि उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। मेरा मिल का पैसा यहाँ रहता है, मेरा सेठ का पैसा उस दिन तुम मिल में बोल के गया ना, तुम लोग की मिल डुबाऊंगा, यही बोल। तो तालिबानी सजा की वजह से बलौदा बाजार में पुलिस ने एक्शन लिया है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसका मुख्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।